डियर चिल्ड्रन, वी आर नाउ ऑन लेक्चर 9 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल सेल और साथ में कोरोजन। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं? फ्यूल सेल आर द डिवाइस विच कन्वर्ट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy. तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करी जाती है वाया बर्निंग ऑफ फ्यूल, या वाया फ्यूल भी हम कह सकते हैं। तो सेल्स में अब यहाँ फ्यूल कौन है? तो यहाँ फ्यूल बेसिकली हम लेते हैं हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल। मगर फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो चाहिए, विच इज़ जनरली ऑक्सीजन। तो दीज सेल्स आर कॉन्स्टेंटली जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अंटिल द सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। तो जब तक फ्यूल है, जब तक ऑक्सीजन है, तब तक ये फ्यूल सेल लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहते हैं। अब इस टॉपिक के संग CBSE से रिलेटेड और NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन हाइड्रोजन नेम 2 फ्यूल्स यूज्ड इन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन के अलावा बच्चों ये नहीं हो सकता कि आप खाली हाइड्रोजन याद करके चले जाएं। अदर देन हाइड्रोजन, मीथेन एंड मिथेनॉल, इन नेम ऑफ फ्यूल्स को भी आप याद रखेंगे। नाउ द अदर थिंग, जो सबसे मेन फ्यूल सेल की हम बात करते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और हमने पहले भी बात करी थी कि जब भी हम किसी सेल को पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, कौन कैटलिस्ट है, इस तरह के हमें सारे टर्म्स टिप्स पे याद होने चाहिए। तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली, एनोड, कैथोड एंड द एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों साइड से हम दिखा रहे हैं एंट्री ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ आर इन द गैसियस स्टेट। तो अब इस सेल की वर्किंग किस तरह से होती है? इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स containing suitable catalyst, which is usually platinum, palladium, which are finely divided. Finely divided platinum या palladium को catalyst की तरह से यूज़ करा जाता है, and these are incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reaction. तो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इन कैटलिस्ट को, प्लेटिनम या पैलेडियम को, इलेक्ट्रोड्स में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। और concentrated KOH और NaOH solution is placed between the electrodes that here act as the electrolyte. तो अब concentrated KOH और या NaOH क्या है हमारा यहाँ पे, which is acting like a electrolyte. Catalyst कौन है? Finely divided platinum या palladium. Now what are the reaction which are occurring at anode and cathode? तो at anode hydrogen gas is bubbled. अब NaOH और KOH तो आपने लिया ही था, उसी का हम OH नेगेटिव दिखाएंगे, दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बट व्हाट हैपन्स एट द कैथोड ऑल्सो? ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स विद द वाटर दैट इज ऑब्टेन्ड एट द एनोड, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन। सो द रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड, व्हेन वी कंबाइन इट एंड गेट अ नेट सेल रिएक्शन, वी गेट हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू गिव वाटर। तो भाई प्योर हाइड्रोजन गैस, प्योर ऑक्सीजन गैस, इनको बबल कराया गया थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड्स, और NaOH और KOH का सॉल्यूशन यहाँ पर था ही, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH सॉल्यूशन वाया कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो ओवरऑल रिएक्शन शो करती है कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इन दीज सेल्स द रिएक्टेंट्स आर फेड कंटिन्यूअसली टू द इलेक्ट्रोड्स and the products are removed continuously from the electrolyte department. ध्यान रखना बेटा, लगातार हम लोगों को जो फ्यूल है उसे तो डालना ही पड़ेगा. We have to feed the fuel inside it, and the product obtained, that is the water in this case, is continuously removed from the electrolyte department. और इस वक्त हमारा प्रोडक्ट कौन है? वाटर. अब इस सेल की एप्लीकेशन से रिलेटेड, the water vapor produced during the reaction are condensed and added to the drinking water supply for the astronaut. So nothing is going to be waste. The cell reaction will give us water, and the water is used as a drinking water supply to the astronaut. Then these cells have been used to power many space expeditions, including the Apollo space program. Apollo space program में भी ये लगातार हमारे यही वाले फ्यूल सेल्स यूज हुए थे,
और जो वाटर ऑब्टेन हुआ था वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में काम आ गया था. The byproduct produced from these cells are usually heat and water. So this was about fuel cell, and the main thing is these cells are having the efficiency approximately 70%. 70% प्रैक्टिकली इनकी एफिशिएंसी होती है, जबकि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स जिनमें हम एक्चुअल फ्यूल यूज़ कर ही रहे होते हैं वहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द 40%. तो एक और बात भी है, दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन. हमारे फ्यूल सेल से कोई पॉल्यूशन तो हो नहीं रहा है, जबकि हमारे थर्मल पावर प्लांट तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड होते हैं एंड दे कॉजेज द पॉल्यूशन. मगर डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं इन्हें बनाने में? द मेन डिफ़िकल्टीज दैट वी फेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल इज़ द कोरोसिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. आपके जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये हाईली कोरोसिव होते हैं. हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, प्लेटिनम पैलेडियम की हाई कॉस्ट है. और गैसियस फ्यूल को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हैंडल करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विच इज़ अ गैसियस फ्यूल, इसको हैंडल करना, प्योर हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना, दे आर ऑल्सो अ डिफ़िकल्टी विच इज़ फेस्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूल सेल. सो फ्यूल सेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन वर्किंग पे आ सकते हैं, इक्वेशन के लिए आ सकते हैं, एनोड कैथोड की लिखो, या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो इस तरह के छोटे बड़े सब तरह के क्वेश्चन आपके फ्यूल सेल्स पे से बनते हैं. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कोरोजन. भाई कोरोजन क्या है? इट इज़ द डिट्रॉइटेशन ऑफ द मेटल व्हेन द मेटल इज प्लेस्ड इन द एटमॉस्फेरिक गैसेस. अभी एटमॉस्फेरिक गैसेस जब सरफेस ऑफ मेटल पे कोई रिएक्शन दे रही हैं तो कई तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं. दी कैन बी ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स, और मेटल का डिट्रॉइटेशन होता है. तो स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड कोरोजन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली द आयरन, देन इट इज़ नोन एज रस्ट. एंड वी नो दैट रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O. And this is the most common example of corrosion. Rusting of iron is the most common example. मगर इसके अलावा tarnishing of silver, development of green coating on copper, they are also the other examples of corrosion. So what are the main factors which are responsible when we are talking about rusting of iron? The presence of moisture. Water की presence rusting के लिए one of the main factor है. अब अगर एटमॉस्फेयर में एसिडिक गैसेस की प्रेजेंस है तो अगर एसिडिक गैसेस की प्रेजेंस होती है या एसिडिक रेन के चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट कैसी हो जाएगी? भाई एसिड है तो पीएच तो कम हो जाएगी. एंड दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द रस्टिंग प्रोसेस. तो रस्टिंग ऑफ आयरन स्पीड अप व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एसिड रेन. मगर हाइयर पीएच अगर होगी, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में हाइयर पीएच है, देन दिस विल इनहिबिट द कोरोजन ऑफ आयरन. देन द अदर थिंग इज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट. अगर सेलाइन एटमॉस्फेयर है या सेलाइन वाटर प्रेजेंट है तो आयरन टेंड टू रस्ट फास्टर इन द सी एरियाज. तो सी एरियाज में क्या मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? सेलाइन नेचर होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सॉल्ट द रस्टिंग गेट फास्टर. Salt water contain many ions that speed up the rusting process and following the electrochemical phenomena. Then the other thing is impurity. The presence of impurities also results in increasing the rusting process. Pure metals do not corrode. भाई अगर मेटल प्योर है, उसमें impurities नहीं है, तो उसके corrosion के chances minimize हो जाते हैं. अब कभी कभी ऐसा भी होता है, द साइज ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो अफेक्ट द स्पीड ऑफ रस्टिंग प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज आयरन ऑब्जेक्ट इज लाइकली टू हैव स्मॉल डेफिशिएंसीज एज अ रिजल्ट ऑफ स्मेल्टिंग प्रोसेस. जब हम आयरन को स्मेल्टिंग प्रोसेस से बनाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन मेटलर्जी लेसन. तो जब हम आयरन को बनाते हैं तो इट माइट हैव द स्मॉल impurities or deficiencies present, which becomes a platform for the attack on the metal from the environment. और ये deficiencies ही metal पे atmospheric gases के attack के लिए
मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर आयरन पे रस्ट हो जाएगी तो उससे बनने वाली चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट होगा। सो रस्टिंग इज़ नॉट अ गुड प्रोसेस। ये तो हमारे मेटल को धीरे धीरे ईट अप कर रहा है। तो अब रस्टिंग से बचना भी हमने पढ़ना है, दैट इज़ प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। और एक और बात है कि हम रस्टिंग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ ही क्यों रहे हैं। वाई इज़ रस्टिंग स्टडीड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल एंड द केमिकल चेंजेस। सो वन ऑफ द क्वेश्चन अराइजेज इज वाई इज़ रस्टिंग कंसिडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। रस्टिंग को इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना क्यों कहते हैं? तो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ iron metal. When the iron metal is exposed to the atmospheric gases such as oxygen, presence of moisture, तो यहाँ पे आयरन धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देता है एंड Fe is converted into Fe2+ and 2 electrons and the presence of oxygen and H positive भी तो एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट होते हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, अब ये H पॉजिटिव कहाँ से आएंगे? द H पॉजिटिव आयन में ऑल्सो भी प्रोड्यूस्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द एसिडिक ऑक्साइड्स। जब मॉइस्चर होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे कैन बी द पार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस। तो यहाँ पे आयरन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, साइड बाय साइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर, यानी कि एयर भी है, वाटर भी है, आयरन का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। These are the reactions, that is oxidation, reduction and atmospheric oxidation. They are explained with the help of the diagram also. You can see in the diagram Fe is converted into Fe2+, which will further react with oxygen, converting into ferric ions, forming the ferric oxide Fe2O3. तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना की जब बात आती है तो हम देखेंगे यहाँ एनोड कैसे बना। So at a particular spot of an object made of iron, oxidation takes place and that spot behaves as the anode. किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आयरन के कोई स्पॉट ऐसा हो सकता है which start behaving as a anode. So anode की reaction iron is converted into Fe2+ and we know that the reduction potential of iron is -0.44 volt. अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुए हैं दैट इज एनोडिक स्पॉट से, अब ये दूसरी जगह पे ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, मगर अभी हमने बात करी थी H पॉजिटिव आया कहाँ से? तो H पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक जो एसिडिक गैसेज हैं उनसे भी आ सकता है। जैसे अभी हम बात करते हैं जब CO2 वाटर से रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड। द कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव along with the carbonate ions. So these H positive may results in conversion of oxygen to water. Now at this time the E naught potential for this E naught reaction value for the cathode can be 1.23 volt. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देख सकते हैं कि दिस कन्वर्जन इज हैविंग 1.23 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो द ओवरऑल रिएक्शन बिकम्स व्हेन वी ऐड द एनोड एंड कैथोड वैल्यू Fe plus O2 and 4H positive gives us ferrous ion and water. Now the ferrous ions further ferric ions में convert होंगे which react with oxygen and water resulting in formation of ferric oxide. The hydrated ferric oxide that is known as rust. अब भाई रस्ट तो हमारे मेटल को ईट अप कर रहा है, तो अब इससे बचा कैसे जाए? तो हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं pH कम होने पे रस्टिंग बढ़ती है, तो अगर हम ऐसे सॉल्यूशन यूज़ करें जिनकी pH ज़्यादा हो तो ये सॉल्यूशन एंटी रस्ट सॉल्यूशन की तरह से काम करेंगे। जैसे अल्कलाइन फॉस्फेट्स, अल्कलाइन क्रोमेट्स, दीज आर यूजुअली द एंटी रस्ट सॉल्यूशन. नाउ द रस्टिंग इज फेवर्ड व्हेन आयरन एक्ट एज एनोड. हमने अभी रिएक्शन में पढ़ा जब आयरन एनोड बनता है तो Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe2+ दैट इज एनोड. तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि आयरन एनोड ना बने तो भी रस्टिंग के चांसेस ख़त्म. तो हमने इसमें क्या करा, हमने आयरन को कैथोड बना दिया. तो भाई कैथोड कैसे बनाओगे?
जब आप आयरन के संग किसी ऐसे मेटल को कनेक्ट करो जो आयरन से भी ज़्यादा एक्टिव हो, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, अब जितना एक्टिव मेटल होगा उसकी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगी, आयरन से तो लोअर होगी। और अब वो मेटल जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन इन प्रेफरेंस टू आयरन, सो द इलेक्ट्रॉन लॉस विल बी डन फ्रॉम दैट मेटल इन स्पाइट ऑफ आयरन। तो आयरन यहाँ पे एनोड नहीं बना, आयरन यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करने लगा, एज अ कैथोड। सो दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब आते हैं बैरियर प्रोटेक्शन, विच इज़ अ वेरी कॉमन मेथड, कवरिंग द सरफेस विद द पेंट, ऑयल, ग्रीस और सम केमिकल सच एज बिस्फिनॉल। अगर इनकी एक थिन फिल्म हम आयरन पे लगा दें, देन इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। नाउ कम द अदर केस, द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। हम मेटल के ऊपर एक ऐसे मेटल की प्लेटिंग कर दें विच विल ऑक्सीडाइज फर्दर इन प्रेफरेंस टू आयरन, जैसे जिंक। सो द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ आयरन विद जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। नाउ द अदर थिंग कम्स कि कभी कभी मेटल पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। इफ सम स्क्रैचेस अकर ऑन द प्रोटेक्टिव जिंक फिल्म ऑन कोटेड आयरन, आयरन के ऊपर मैंने जिंक की कोटिंग करी, मगर मान लीजिए वो जिंक की कोटिंग कहीं से टूट जाती है, इट गेट ब्रोकन अप, तो क्या रस्टिंग होगी? इवन देन आयरन विल नॉट रस्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई वहाँ से तो जिंक हट गया, अब तो आयरन कॉन्टेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, फिर भी आयरन पे रस्ट नहीं हो रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ स्क्रैचेस बोथ जिंक एंड आयरन गेट एक्सपोज टू ऑक्सीडेशन, बट जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेफरेंस टू आयरन। जिंक की ऑक्सीडेशन जल्दी होगी। दिस इज सो बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, और अगर जिंक का ऑक्सीडेशन जल्दी होगा तो आयरन पे रस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिंक इज ऑक्सीडाइज फर्दर एज कंपेयर टू आयरन। तो अगर जिंक की प्लेटिंग कहीं से टूट भी जाती है, then even the iron is not going to be rusted because zinc is having oxidation in preference to iron. अब यहीं से जैसे हमने अभी पढ़ा था, यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स डू नॉट कोरोड। बहुत आता है क्वेश्चन भी कि अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स को तो मॉइस्चर भी मिल रहा है, अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स को तो एयर भी मिल रही है, देन इवन इट इज़ नॉट कोरोडिंग बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हो गया। आयरन का पाइप अब कैथोड की तरह बिहेव करने लगा, और जो हम इसके ऊपर कॉइलिंग कर रहे हैं या पैकेट रख रहे हैं मोर रिएक्टिव मेटल का इसके संग, दैट विल बी एक्टिंग एज द एनोड। तो इट इज़ सर्विंग एज कैथोडिक प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। सो इन दिस केस द मैग्नीशियम विल बी प्रिफर्ड टू बिकम एज एनोड एज कंपेयर टू iron. So these were all about the corrosion part, क्या क्या फैक्टर्स हैं और हम corrosion से मेटल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So these are the various things. यहाँ से आप सारी चीज़ें रिवाइज करिए, इक्वेशंस को ध्यान रखें। We will be meeting in now the lecture number 10, in which we will be completing the other numericals of the back exercise. Till then, revise the topic fuel cell and corrosion.